सुबह सुबह का वक्त होता है। एक घर में चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जो घर की औरत होती है वही चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और ये कह रही होती है कि उसका पति मर चुका है। जैसे ही मोहल्ले के लोग इस बात को सुनते हैं, मौके पर भागे दौड़े पहुंचते हैं। जब उस औरत से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या है, तो औरत साफ साफ शब्दों में कहती है कि जो उसका पति है, अचानक से जब वो घर से बाहर निकली है तो वो मरा हुआ पड़ा था बरामदे में। अब जैसे ही आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जो रात को अच्छी खासी नींद में सोया हुआ था, वो सुबह को मरा हुआ कैसे हो सकता है, वो भी पूरा खून से लथपथ। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन पत्नी का ये कहना है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सो करके उठा हो और गिर गया हो, जिस वजह से उसका सिर फट गया हो और इसी वजह से खून बह रहा हो। लेकिन जो सवाल ये है कि आखिर वजह क्या थी, कातिल कौन था? अगर कत्ल हुआ था तो कातिल कौन था? अगर वो गिरा था तो कैसे गिरा था? सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। इसीलिए जो उसके घर वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग शहर में आकर के रह रहे थे, और फिर उन जो मोहल्ले के लोग हैं वो उसके घर पे इन्फॉर्म करते हैं और थाने में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो फिर इसके बाद से जो खुलासे होते हैं, एक के बाद एक, वाकई अपने आप में चौंका देने वाले थे। क्या वो व्यक्ति अपने आप से गिर करके मरा था, या तो फिर उसको किसी ने मार करके और ला करके वहां पर फेंका था? सबसे बड़ा सवाल यही था। तो चलिए जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा की है। दरअसल सच्ची घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक नई रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मतदान जरूर करें। कोई भी घर में ना रहे, जा करके आप अपने हक का अपना मतदान जरूर करें। साथ ही साथ आप क्या देखना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर आप पुरानी सरकार चाहते हैं, आप इसके फेवर में भी आप देख करके आप लोग वोट करिएगा। साथ ही साथ हमारा पोल आने वाला है, लगभग 11 बजे करीब एक पोल आएगा, या तो फिर 10 बजे एक पोल आएगा, जिसमें आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किसकी आप सरकार चाहते हैं, आप उस पर अपना भरपूर पोल करिएगा। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में, यमुनानगर एक शहर पड़ता है, और इसी शहर में एक छोटी सी कॉलोनी लगती है, पंजाबी कॉलोनी। इसी पंजाबी कॉलोनी में एक सेल्समैन रहता है जिसका नाम राजेश होता है। दरअसल राजेश एक गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन वहां से ये जब इसकी सेल्समैन में ड्यूटी लगती है तो फिर ये आकर के शहर में रहने लगता है, वहीं पर कमरा लेता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को भी लेकर के वहीं पर आकर के रहता है। सब कुछ इनके जीवन में बहुत सही चल रहा था। ये जो राजेश है वो अपना प्रतिदिन जाता था, सेल्समैन की ड्यूटी करता था, घर पे पत्नी रहा करती थी। पत्नी भी जो घर का काम था, काज रहता था, कपड़े धुलना, खाना बनाना, साफ सफाई करना। एक पत्नी की जो दैनिक स्थिति होती है, जो एक दैनिक कार्य होता है प्रतिदिन का, चाहे वो कोई भी औरत हो, वो अपना कार्य बखूबी कर लेती है। चाहे वो किसी आईएएस की ही बीवी क्यों ना हो, अगर वो अच्छी है तो वो अपना कार्य टाइम पे करेगी और अपना काम जो उसको करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियों के परिपूर्ण जरूर आत्मनिर्भर रहती है। जैसे खाना बनाना, खाना बनाने के लिए लोग नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन जो स्वाद घर की पत्नी के और घर की माँ और बहन के बनाने में जो स्वाद मिलता है खाने में, वो किसी नौकर या नौकरानी के हाथों में नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता उसमें। खैर, यही काम करती है स्वीटी, और स्वीटी खाना बनाती है, अपने पति का ख्याल रखती है, और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। लगभग इन लोगों के उस कॉलोनी में आए 7 महीने गुजर जाते हैं, और 7 महीने के बाद एक दिन रात के वक्त, यानी कि 17 सितंबर 2019 की रात को, ये पति पत्नी खाना खाते हैं और खाना खा करके सो जाते हैं। सुबह के वक्त जब पत्नी सुबह पहले उठती है, और लगभग उस टाइम पे 5 बज रहा था, और वो घर की साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ताकि उसके पति को ड्यूटी भी जाना था 8 बजे, इसीलिए वो उठती है और सोचती है चल करके जल्दी से नहा धो करके साफ सफाई कर करके खाना बना दे। जैसे ही वो उठ करके हॉल में आती है, देखती है कि उसका पति वहीं पर मृत अवस्था में पड़ा है। अब उसके मुंह से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगती है कि हाय, उसका जो पति है वो मरा हुआ कैसे पड़ रहा है। उसका पति तो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया।
जैसे ही आस पड़ोस के जो उस कॉलोनी के लोग होते हैं, उस मोहल्ले के लोग होते हैं, जब इस बात को सुनते हैं तो फिर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये शोर कैसा है, ये शराबा कैसा है। सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं, उस महिला के यानी कि स्वीटी के घर पे पहुंचते हैं और जा करके वहां पर उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर बताओ बात क्या हुई। वो कहती है कि रात को तो सब कुछ सही था, रात को मेरे साथी सोए थे, सुबह को पता नहीं कब ये बाहर आए और जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो देखी हूँ कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में पड़े थे। घर के अंदर से सिटकिनी भी लगी हुई थी, तो बाहर से किसी के आने का कोई चांस ही नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी का अंदेशा था कि हो सकता है कि ये रात में उठे होंगे, घर की धुलाई हुई थी कल शाम को ही, तो हो सकता है कि पैर फिसल गया होगा और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई होगी पैर फिसलने की वजह से। अब जैसे ही आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हो भी सकता है। अब इसीलिए उस घर लड़के के यानी कि राजेश के परिवार वालों को बुलाया जाता है, बताया जाता है। माता पिता जो थे वो गांव में रह रहे थे, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। मौका वारदात पर उनके माता पिता भी, लगभग 2 घंटे का रास्ता था वहां से, वो लोग आते हैं और आकर के अपने बेटे की हालत देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये था कि आखिर इसमें इस व्यक्ति की मृत्यु हुई कैसे। अब उसी कॉलोनी में किसी व्यक्ति ने नजदीकी थाने में फोन कर दिया। जैसे ही नजदीकी थाने में फोन होता है कि साहब यहाँ पर एक व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो चुकी है। अब पुलिस को क्या है, पुलिस को जैसे ही पता चलता है पुलिस तत्काल मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पुलिस उस दिन भी ऐसा ही करती है, यानी कि 17 सितंबर 2019 के सुबह भी पुलिस ऐसा ही करती है। लगभग 6 बजे का वक्त होता है और जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी मौका वारदात पर माता पिता के पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। और जब माता पिता वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पे पुलिस भी आई हुई है। तो सभी लोग बड़ा ही अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है कि यहाँ पर पुलिस भी आ गई है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जो माता पिता हैं जब आते हैं तो फिर अपने बेटे से गले लिपट करके रोने लगते हैं। कुछ समय गुजरता है, उसके बाद से जो पुलिस है वो कहती है कि वो इस बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। तो जो औरत होती है यानी जो स्वीटी होती है, कहती है कि मेरा परिवार ऐसे उजड़ गया है और आप इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने की आप बात कर रहे हैं, आप इसकी बॉडी को चीरेंगे फाड़ेंगे और आप बदले में हमें क्या देंगे, एक खोखला सा डब्बा दे देंगे जिसका हम दाह संस्कार करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको हम नहीं ले जाने दे सकते। अब इसीलिए लेकिन जो पुलिस है उसको समझाती है, वो माता पिता को भी समझाती है। वो कहती है कि आखिर हमें इसकी मौत की वजह तो जाननी पड़ेगी कि आखिर मौत हुई कैसे है, पैर फिसलने की वजह से हुई है या फिर ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है, या फिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से ये व्यक्ति अचानक से गिरा है और इसकी मृत्यु हो गई है। जब परिवार वालों को यानी कि माता पिता को समझाई जाती है बात, पुलिस समझाती है तो वो भी मान जाती है, क्योंकि मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि हाँ ये भी बात सही है और पुलिस का ये कर्तव्य है, पुलिस ये काम करवाएगी। तो इसीलिए घर वाले भी मान जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो पत्नी थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब परिवार वालों के सामने उसकी भी क्या चलने वाली थी। अब इसीलिए जो पुलिस है उसकी बॉडी को यानी कि राजेश की बॉडी को कब्जे में लेती है और लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ समय गुजरता है, यानी कि 17 के बाद 18 तारीख आती है। 18 को ये रिपोर्ट आती है। जब पुलिस के हाथ में रिपोर्ट आती है तो वाकई पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर एक व्यक्ति जो आंगन में गिरा हुआ पड़ा था, लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसके साथ किसी ने जब बहुत ज़्यादा मारपीट की है, मारने पीटने के बाद से उसको मार करके और ला करके वहाँ पर फेंका गया है, जिस वजह से उसके सिर में भी ज़्यादा चोट आई है। अब पुलिस के जो शक था वो शक की सुई कहीं ना कहीं सीधा घूमती हुई ये स्वीटी की तरफ जाती है। अब जैसे ही स्वीटी की तरफ सुई घूम की जाती है तो फिर पुलिस आती है और स्वीटी से पूछताछ करने लगती है कि एक बात बताओ कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पति की गिरने की वजह से मौत हुई या फिर वो गिरे हुए पड़े थे, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चल रहा है साफ साफ कि यहाँ पर उसकी किसी ने हत्या की है। क्या मुझे ये बताओ कि दरवाजा खुला गया था, कोई आया था अंदर? तो वो कहती है साहब मुझे कुछ भी नहीं पता है, जब मैं उठी थी तो दरवाजा बंद था। अब वो अपने बयान से बार बार पलट रही थी, कभी कह रही थी दरवाजा बंद था, कभी कह रही थी दरवाजा खुला था, या फिर कह रही थी सीढ़ी का दरवाजा खुला था। अब कई बार कई बातें जब बोलती है तो फिर पुलिस को कहीं ना कहीं स्वीटी पे ही शक होता है और पुलिस उस स्वीटी को उठाती है और सीधा थाने लेकर चली जाती है। जैसे ही वो थाने लेकर के जाती है, उससे पहले
जो आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो पुलिस पे दबाव बनाते हैं कि इसमें उसकी बहू का कोई दोष नहीं है, इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं है। लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुनती है। पुलिस कहती है कि हमें शक है तो हमें अपना काम करने दीजिए। अब इसीलिए पुलिस स्वीटी को उठा करके थाने लेकर के जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। लेकिन चूंकि औरत बहुत ज्यादा रो रही होती है, इसलिए पुलिस उसको ले जाकर के छोड़ देती है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अपने तरीके से खोजबीन जारी करती है और अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जांच करती है। क्योंकि उस औरत को पुलिस ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए लगभग आधे घंटे के अंदर ही पुलिस उसको ले जाकर के उसके घर छोड़ देती है। और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो फिर वो कुछ बताती भी नहीं है। अब इसीलिए जब पुलिस है वो जब अलग एंगल खंगालती है और जब उसकी सीडीआर निकाली जाती है, उसकी लास्ट लोकेशन निकाली जाती है और तमाम जो पुलिस है अपने टेक्निकल टीम का सहारा लेती है, तो फिर वहां पर एक नया राज निकल करके सामने आता है। जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगालती है, सीडीआर निकालती है, तो उसमें पता चलता है कि एक लड़का है जिस लड़के का नाम विनय है, विनय से इसकी बातचीत हुई थी। अब जैसे ही विनय का नंबर आता है, एक वही ऐसा नंबर था जिस नंबर पे इसकी स्वीटी की बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी और उस रात भी बात हुई थी जिस रात में इसकी हत्या हुई थी। अब जैसे ही पुलिस उस नंबर के बारे में देखती है, फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उसके बाद उस नंबर को के आधार पर उस व्यक्ति यानी कि विनय को पुलिस उठाती है और उठा करके सीधा थाने लेकर के आती है। थाने लाने के साथ साथ उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि आखिर बताओ कि माजरा क्या है, तुम मुझसे बात कैसे करते थे। बात पता ये चलती है कि जो विनय है वो पेशे से एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक ड्राइवर है और वो बताता है कि उसकी मुलाकात स्वीटी से हुई है और स्वीटी कोई और नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि स्वीटी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर पुलिस का जो शक था, यानी जो पहले जो पुलिस ने शक जताया था, वो कहीं ना कहीं पुलिस की नजर में शक सही साबित होता है। अब इसीलिए पुलिस बिना हिचकिचाहट के सीधा स्वीटी के घर पे जाती है, उस कॉलोनी में, यानी कि जो पंजाबी कॉलोनी होती है उसी कॉलोनी में जाती है और वहां से स्वीटी को उठा करके सीधा थाने लाती है और ला करके उन दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और उठाने के बाद से उनसे पूछताछ की जाती है। दरअसल जब पूछताछ होती है तो स्वीटी जो है पहले तो इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन जब उसको ये लगता है कि अब उसकी पुलिस के सामने एक नहीं चलने वाली है, तो अब इसीलिए वो सीधा सीधा सच बताती है। सच भी बताती है और एक नई कहानी सुनाती है। दरअसल जो स्वीटी है वो बताती है कि इनकी जो शादी है साल 2017 में होती है। साल 2017 की शादी के बाद से ये पति पत्नी बहुत ही अच्छे जीवन जी रहे थे, घर पे रह रहे थे, गांव में रह रहे थे और जो उसका पति है वो खेती किसानी करता था और उसी से इनका गुजारा होता था। कुछ समय बीतता है, लेकिन जो घर की जो दैनिक स्थिति होती है, यानी घर में जो अनबन होती है, अब इसी अनबन के कारण जो स्वीटी होती है वो कहती है कि उसको घर पे नहीं रहना है, उसको बाहर जाना है। अब इसीलिए जो राजेश होता है वो शहर में नौकरी ढूंढता है और इसी यमुनानगर शहर में उसको एक सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। जिस सेल्समैन की वो नौकरी कर रहा था, अब उसमें उसको तकरीबन 16,000 रुपये मिलते थे। अब उसी में वो 1,000 रुपये के रूम रेंट पे अपना एक कमरा लेता है और वहीं पर स्वीटी को लाता है। पति पत्नी वहीं पर साथ रहते हैं और धीरे धीरे ये लोग जब पुराने हो जाते हैं, तो इसी दौरान इसकी मुलाकात इस विनय नामक ऑटो ड्राइवर से होती है। विनय चूंकि इसलिए होती है क्योंकि जब भी इसको बाहर जाना होता था, सब्जी लेने के लिए जाना होता था, तो विनय उसी कॉलोनी का रहने वाला होता था। कुछ ही समय बाद वो भी निकलता था, तो अब इसीलिए अक्सर इसकी मुलाकात विनय से हो जाया करती थी और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है। दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ये बातचीत करने का सिलसिला, ये दोस्ती का सिलसिला अब दोस्ती तक नहीं रहता है, प्यार में बदलता है और वो प्यार सीधा बेडरूम में आता है। जब भी ये जो राजेश है अपनी ड्यूटी पे चला जाया करता था, इस दौरान जो स्वीटी है वो विनय से बातचीत किया करती थी और जब भी इसको मौका मिलता था, ये विनय को अपने कमरे में बुला लिया करती थी और उसके साथ रंगरेलियां मनाती थी, उसके साथ सुहागरात मनाती थी, सुहाग दिन मनाती थी, जो भी आप कह लीजिए, उसके साथ संबंध बनाती थी। अब ये संबंध बनाने का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है और ये संबंध बनाने का सिलसिला लगातार चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक दिन रात का वक्त होता, शाम का वक्त होता है, शाम के लगभग 6 बज रहे थे और उस टाइम पे जो विनय है वो कहता है कि आज उसको मिलने का मन कर रहा है, लेकिन जो स्वीटी होती है वो कहती है कि नहीं, आज रात में नहीं, कल दिन में मिल लेना,
क्योंकि कल हो सकता है कि जो मेरे पति हैं वो घर पे नहीं रहेंगे। लेकिन अगले दिन संडे होता है। अब इसी वजह से जो विनय है, विनय कहता है कि नहीं, कल संडे हो जाएगा, कल तुम्हारे पति घर पे ही रहेंगे क्योंकि उनकी छुट्टी रहेगी। एक काम करते हैं कि आज रात में ही मिलते हैं। वो कहती है कि ठीक है। ऐसा पहली बार ये नहीं हुआ था, बल्कि कई बार हो चुका था, और जब भी उसको मौका मिलता था वो नींद की दवा राजेश को खिलाती थी। उसके बाद से वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। उस दिन नींद की दवा खत्म हो जाती है तो विनय उसको नींद की दवा ला करके देता है, और जो नींद की दवा ला करके देता है, फिर कुछ समय बाद जो विनय है उस दवा को तो खाता है, ये देता है तो राजेश उस दवा को खा भी लेता है, यानी कि खाना में मिला करके जब दिया जाता है। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत सही नहीं होती है, इसी वजह से जो राजेश है ये खाना ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा सा खाना खाता है, बाकी खाने को बाहर ले जा करके कुत्ते को डाल देता है। इस बात की जानकारी स्वीटी को नहीं होती है, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी स्वीटी को चलती कि अगर वो खाना कुत्ते को डाल रहा है तो फिर उस स्वीटी उस राजेश पे गुस्सा होती है। इसीलिए राजेश ने इस बात को छुपाए रखा। और जब वो रात को सो रहा था तो सोने के दौरान ही उसकी पत्नी यानी कि स्वीटी अपने प्रेमी विनय को घर में बुलाती है, और एक ही कमरे का मकान होता है। तो फिर एक ही कमरा होता है, तो उसी कमरे में विनय और स्वीटी नीचे सोए हुए थे, और जो राजेश है वो चारपाई पे सोया हुआ था। और ये दोनों रात में ही रंगरेलियां मना रहे थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, बिना कपड़ों के थे। और कुछ ही समय बाद जैसे ही आवाज की आहट सुनते हैं ये राजेश, तो उनकी नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है अपनी पत्नी को एक अलग मर्द के साथ बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में नग्न अवस्था में जब देखता है राजेश, तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो डांटने लगता है, फटकारने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी को डांटने लगता है। साथ ही साथ उस विनय को भी मारने पीटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब जैसे ही स्वीटी इस बात को देखती है कि अब तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं वो भी लोग जाग जाएंगे। अब इसीलिए जो राजेश था वो जोर जोर से डांट रहा था, चिल्ला चिल्ला करके। अब इसीलिए जो स्वीटी है वो इशारा करती है और कहती है विनय से, एक काम करो कि इसका काम ही तमाम कर दो। जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से इस बात को विनय राजेश सुनता है, विनय इशारा समझ जाता है, और उसके बाद उसको वहीं पर पटक करके उसी बेड पे, चारपाई पे, और उसको ताबड़तोड़ वार किया जाता है उसके सर पर। भारी वस्तु से वार किया जाता है जिससे वो खून से लहूलुहान था, और उसको ले जा करके उसी आंगन में सुला दिया जाता है। वहीं पर उसको जान से मार दिया जाता है। जैसे उसको जान से मार दिया जाता है, फिर उसके बाद आराम से जो विनय है वहां से ये लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस रात लगभग 2 बार ये पत्नी जो थी राजेश की, यानी स्वीटी और विनय 2 बार संबंध बनाते हैं। उसके बाद विनय वहां से चला जाता है। विनय तो चला जाता है, जो स्वीटी है वो सुबह सुबह अलग नाटक फैलाती है। और जब इस सब सारी बातों को जब पुलिस सुनती है गौर से, तो सभी लोग हैरान थे, सभी लोग परेशान थे कि आखिर एक पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, इतनी हवसी कैसे हो सकती है कि अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने पति को ही जान से मारती है। उसको अगर हवस बुझानी ही थी, अगर उसको अपनी हवस बुझानी ही थी तो चाहे वो जैसे बुझा सकती थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, जेल की सलाखों के पीछे डाल करके उन पे गंभीर धारा में एफआईआर करके मुकदमा चलाया जा रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप अपना वोट डालने जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।